हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है आईपीसीसी के चैप्टर नंबर 1 का। और इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोगों ने इसको कवर किया है विद क्वेश्चंस। मतलब आप लोगों को स्कैनर और बुक अलग अलग पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ही क्वेश्चन फॉर्म में हम लोग स्टडी करेंगे। और हम लोगों ने वैसे ही करते हुए हम लोग 2 या 3 पार्ट के अंदर 3 वीडियोस के अंदर हम लोग ये पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ये पार्ट के अंदर आपको 5 से 6 क्वेश्चंस अप्रॉक्स हम लोग कवर करेंगे। और ये हमारा डिटेल्ड रिवीजन होगा। मतलब हम लोग समरी बुक से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम डिटेल में एक एक पॉइंट को एनालाइज करते हुए पढ़ेंगे। तो गाइस प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो गिव अस थम्स अप एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आप लोगों को कोई तरह का प्रॉब्लम लगे, या आप लोगों को कोई डाउट हो, या आपको लगे कि नहीं ये वीडियो में और ये चीज़ होनी चाहिए थी, तो वो भी हमको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना, ताकि हम लोग क्या कर सकें, हमारे वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ओके गाइस, सो थैंक यू, प्लीज़ वॉच माई वीडियो। थैंक यू सो मच। Hello friends, this is Abhimanyu Vyas, and this is the new video on chapter number 1 of CA IPCC Nature, Scope, Objective of Audit। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरे चैप्टर को हम लोग क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन करने वाले हैं। मतलब आपने पूरे चैप्टर को हमने क्या किया है, क्वेश्चंस के अंदर डिवाइड कर लिया। मतलब टेंशन खलास, बस ये क्वेश्चंस कर लो। आपको क्वेश्चंस भी एग्जाम में डायरेक्टली दिखाई देंगे, तो वो उनके आंसर याद आ जाएगा, और आपका चैप्टर भी उसी के साथ में ख़त्म हो जाएगा। मतलब एक तरह से कह सकते हो आपका स्टडी मटेरियल और आपका स्कैनर एक साथ में पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए। चैप्टर नंबर 1, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करो और जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे अपन, और पूरे चैप्टर की एक एक पॉइंट को अपन इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो देखो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो सबसे बेसिक है, क्योंकि हम लोग आईपीसीसी लेवल पे हैं और हम लोगों को क्या करना है, पूरा बेसिक अपने को पता होना चाहिए। तो बेसिक सबसे पहला क्वेश्चन अपना है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन ऑडिटिंग क्या होता है। ठीक है, तो जनरल डेफिनेशन जो है वो हम लोग सब जानते हैं, दैट ऑडिट इज एन सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट, वो लिख के आना है अपने को कि ऑडिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड कोई भी किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है एंटिटी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑडिट किया जा सकता है। ठीक है, तो अपने को उसमें क्या ध्यान रखना है, ऑडिटर उसके ऊपर ओपिनियन देगा, वो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होगा। तो अभी अपन लोग क्या करते हैं, इसको पूरा क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ते हैं कि अगर हमको बेसिक ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग उसको कैसे करके आएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है पहला, डिफाइन एंड एक्सप्लेन ऑडिटिंग। तो उसके पहले पार्ट में अपन देखेंगे ऑडिटिंग का डेफिनेशन क्या है। तो देखो, एन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। कोई भी एंटिटी हो, किसी भी फॉर्म के अंदर हो, वो एंटिटी के बारे में ये बात कर रहा है। ये बोल रहा है ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी। राइट, देन वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, चाहे वो कंपनी, चाहे वो फर्म, कुछ भी एनजीओ हो, नॉन प्रॉफिट के लिए हो या प्रॉफिट के लिए हो, या फिर उसका इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज़, किसी भी साइज़ की हो और किसी भी लीगल फॉर्म में हो, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म के फॉर्म में हो, चाहे वो कंपनी के फॉर्म में हो, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, अगर वो एग्जामिनेशन किया जाता है विद द व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। यानी ऑडिट करते वक्त आपको ऑडिट की डेफिनेशन, ऑडिट कब माना जाएगा, जब आप इन सब का क्या कर रहे हो, एग्जामिनेशन कर रहे हो, किस पर्पज़ से, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑडिट बोलेंगे। ठीक है, एक बार वापस फास्ट देख लो, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, एनी फॉर्म, एनी साइज, सच एन एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम लोग उसको ऑडिट बोलेंगे। फिर द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क शुड टेक केयर टू एंश्योर दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। यानी ये बोल रहा है कि वो जो पर्सन है, यानी जो ऑडिटर है, वो क्या इंश्योर करेगा कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं कंपनी के, वो मिसलीड नहीं करने चाहिए। वो क्या नहीं करने चाहिए, मिसलीड नहीं करने चाहिए। इस चीज़ का उसको ध्यान देना है। दिस ही कैन डू ऑनेस्टली बाय सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ। वो कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिटर क्या चेक करेगा कि वो जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिसलीड नहीं करेंगे उसके पर्टिकुलर यूज़र को। तो अपन वो पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट,
द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि हमको पता है हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनता है, जर्नल बनता है, उसके बाद में लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। तो यानी कि जो एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की है फिनेंशियल स्टेटमेंट उसी से बने हुए होने चाहिए। यानी जो भी फिनेंशियल एंट्रीज किया वो सभी का सभी ट्रायल बैलेंस में जाना चाहिए और वो सभी के सभी से क्या होने चाहिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए होने चाहिए। यानी कुछ भी मिस नहीं किया होना चाहिए, सारी एंट्रीज को अपने को लेना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यानी जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो एंट्रीज की है हमारी, हम लोग शॉप पे जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, शॉप के ऊपर हम लोगों ने अगर कोई भी तरीके का गुड्स परचेज किया तो उसके लिए हम लोगों को रिसीट मिलता है। तो दैट रिसीट इज सपोर्टिंग एविडेंस फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस की जब वो जर्नल एंट्रीज करेगा तो एवरी जर्नल एंट्री शुड हैव अ सपोर्टिंग, राइट। तो ये क्या बोल रहा है कि जितनी भी एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की वो क्या होनी चाहिए, एडिक्वेटली सपोर्टेड होनी चाहिए। किससे, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होता है गाइस, जल्दी देखते हैं, चेक करते हैं अपन लोग कि सपोर्टिंग एविडेंस को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कब कहेंगे। तो देयर आर टू वर्ड्स, फर्स्ट इज सफिशिएंट, सेकंड इज अप्रोप्रिएट एंड देन ऑडिट एविडेंस, राइट। तो सफिशिएंट का मतलब यहाँ पे किस चीज़ से है, इट इज़ मीन बाय क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी, राइट। तो इसको अपन को समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इजीली समझ में आता है कि क्वांटिटी भी सफिशिएंट होना चाहिए और क्वालिटी भी सफिशिएंट होना चाहिए। अगर मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए लेकिन अगर वो मेरे काम के नहीं हैं, अगर वो मेरे ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देने के जो मेरा ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है अगर उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं है। और अगर उनका क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं है। तो दोनों सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट दोनों होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑडिटर को ये ध्यान में देना है, राइट। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, none of the entries in the books of accounts has been omitted in the process of compilation and nothing which is not in the books of accounts has found in place in the statement मतलब financial statement। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कोई भी एंट्री जो जर्नल एंट्री है उसको फिनेंशियल स्टेटमेंट का कंपाइलेशन करते वक्त अलग नहीं किया होना चाहिए। मतलब सारी की सारी जर्नल एंट्रीज को लेना है और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसी एंट्री जो जर्नल एंट्रीज में नहीं है लेकिन उसको फिनेंशियल स्टेटमेंट में लिया गया हो, तो दोनों ही नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली अगर क्रक्स देखे तो ये क्या कहना चाहता है, ये बोल रहा है कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में है वो मैच होना चाहिए विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बस इतना सा ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगस। यानी जो इंफॉर्मेशन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी हुई है वो एकदम क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, किसी भी तरह की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट्स आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी अकाउंट बैलेंसेस लिए गए, जो भी डिस्क्लोजर लिए, जो भी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बुक किया है, वो सभी चीज़ें क्या होनी चाहिए, वो सभी चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग बनते हैं, फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनते हैं। और फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्या आता है, सब कुछ आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस और लॉज एंड रेगुलेशंस में जो लिखा हुआ है सब कुछ इसके अंदर क्या होता है, कवर्ड होता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान देना है। उसके बाद द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड एसेट्स एंड लायबिलिटी। यानी कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्या करने चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्या करने चाहिए, जो ट्रू एंड फेयर पिक्चर देना चाहिए किसका, जो ऑपरेशनल रिजल्ट है, जो P&L है और जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है उनका क्या करना चाहिए, ट्रू पिक्चर देना चाहिए। कौन, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सब चीज़ें ऑडिटर को क्या करना है, ध्यान में देना है। अगर ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से दी हुई है तो इसका मतलब ऑडिटर मान सकता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से बने हुए हैं और ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। आई थिंक पहला क्वेश्चन क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन में अपने को क्या लिख के आना है, डेफिनेशन देना है और साथ में ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ध्यान से देखना, ऑडिटर का जो ऑडिटर ऑडिट करता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है वो देखो। ऑब्जेक्टिव मीन्स द पर्पस फॉर विच ऑडिट इज कंडक्टेड। ऑडिट क्यों कंडक्ट किया है,
ठीक है। तो उसका क्या रीज़न है कि उसको ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं कि नहीं देते हैं वो बताना है, और साथ में उसको ये चेक करना है कि जो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो एकदम प्रॉपर है, कंपनी के मटेरियल में से स्टेटमेंट कंपनी में नहीं है। लेकिन अपन इसका आंसर कैसे दिया हुआ है वो चेक करते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब है पर्पस फॉर विच ऑडिट इज कंडक्टेड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं कि जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव हो वो किसके बेसिस पे डिसाइड किया गया है, ये प्रिंसिपल्स के बेसिस पे डिसाइड किया गया है। क्या चीज़, अब क्या ध्यान रखना है सबसे पहले जब ऑडिटर अपना ऑब्जेक्टिव जो है ऑडिट का उसको कंप्लीट करने के लिए कौन से प्रिंसिपल्स पहले ध्यान देने हैं। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये हमेशा ध्यान रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, वो है मैनेजमेंट का। उसको चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भले ऑडिटर का हो, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ऑलवेज 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 मैनेजमेंट का है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। देन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फ्रॉड और एरर का प्रिवेंशन और डिटेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट का है, ठीक है। उसके बाद में आगे इसको लेके ऑडिटर का पॉइंट भी आएगा, लेकिन यहाँ पे अपने को फर्स्ट पॉइंट इसने बोला है कि जब आप ऑडिटर अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ किन किन बेसिस पे, कौन कौन से प्रिंसिपल्स के बेसिस पे अपने ऑब्जेक्टिव को वो ले सकता है, उनके बारे में लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट अपन ने देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, मैनेजमेंट का। दूसरा, प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और एरर का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, मैनेजमेंट का। देन थर्ड इज ऑडिटर का ड्यूटी क्या है, इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अपने पहले ही बोला है कि ऑडिटर के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके अंदर उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रिपोर्ट बनाना और उसके अंदर ओपिनियन देना, ठीक है। देन ऑडिटर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रॉड डन बाय द मैनेजमेंट। ये वो वाला पॉइंट है जो मैं बोल रहा था, ऑडिटर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रॉड डन बाय मैनेजमेंट। कभी भी अगर ऑडिटर ने जो भी मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है उसके लिए ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता इफ़ ऑडिटर वॉज नॉट नेग्लिजेंट इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़। अगर ऑडिटर ने अपना ड्यूटी परफॉर्म किया, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑडिटर ने ड्यूटी परफॉर्म किया कि नहीं किया, तो वो अपन कैसे करेंगे कि ऑडिटर को जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो गाइडलाइंस दी गई है कि ऑडिट किस तरह से करना है, अगर ऑडिटर ने अपने सारे ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो किए लेकिन उसके बाद भी अगर ऑडिटर ऑडिट नहीं, फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो इट मीन्स कि ऑडिटर का गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले फ्रॉड और एरर की प्रिवेंशन और डिटेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, मैनेजमेंट का है, ठीक है। देन ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग एंड नॉट ब्लड हॉर्न, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपने पढ़ी है अगर अभी तक तो ठीक है, वरना थ्रू आउट अपनी आर्टिकलशिप में उसके बाद आप जब ऑडिट करोगे आपको ये टैगलाइन हमेशा सुनने को मिलेगी, दैट ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हॉर्न। इसका मतलब क्या होता है कि ऑडिटर को ना अपना जो क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चनिंग माइंड जो होता है ना, वो ऑडिटर को हमेशा रखना है, ठीक है। ऑडिटर को अपना क्वेश्चनिंग माइंड हमेशा रखना है कि हाँ हो सकता है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक हो, ठीक है, वो चीज़ चेक करनी है। लेकिन हर एक डॉक्यूमेंट को जब ऑडिटर चेक करता है तो उसको ये मान के नहीं चलना है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो गलत है। समझ आया, वापस बताऊँ, ऑडिटर को ये माइंड में ज़रूर रखना है कि क्या मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ऑडिटर के यहाँ पे जहाँ ऑडिटर जहाँ पे ऑडिट करने जा रहे हैं ना, वहाँ पे मान लो जैसे दो अलग अलग स्टाफ है, ठीक है, वो दो स्टाफ दोनों एक ही तरह का टास्क परफॉर्म करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्टाफ को एक क्वेश्चन पूछा, दूसरे स्टाफ को वही क्वेश्चन अलग तरीके से घुमा के पूछा, ठीक है। अब इसका आंसर मुझे कुछ और आया, इसका आंसर मुझे कुछ और आया, तो यानी कि मेरे को लगेगा कि हाँ यहाँ पे कंपनी के अंदर क्या मिस स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरा वो जो क्वेश्चनिंग माइंड है वो निकल कर आएगा कि हाँ मतलब कंपनी में फ्रॉड हो सकता है, तो मैं और ज़्यादा क्या करूँगा, उसको लेके सतर्क रहूँगा। लेकिन मैं जब भी मुझे मैनेजमेंट कोई डॉक्यूमेंट देगा, कोई भी एविडेंस देगा, तो मैं ये मान के नहीं चलूँगा कि वो रॉन्ग है, ठीक है। तो इसलिए कहेंगे ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग बट नॉट अ ब्लड हॉर्न, ठीक है। सो इसका मतलब क्या दिया ऑडिटर। हाँ, तो अभी हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। दो क्वेश्चन अपन ने पूरे कर लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, इट इज़ रिलेटेड टू स्कोप ऑफ ऑडिट एंड एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, ठीक है। ये क्वेश्चन गाइस थोड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये सब अपन ने क्वेश्चंस के फॉर्म में रखा है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आते ही अपने को आइडेंटिफाई होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, और ये क्वेश्चन के साथ में अपना जो चैप्टर भी है वो भी साथ साथ में ख़त्म हो जाएगा। एंड गाइज ये नोट्स आपको चाहिए, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर के ऊपर, जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे होंगे, और हो सकता है मैंने वीडियो लिंक में ऊपर भी दे रखे होंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप चेक कर लेना, ठीक है। अब आप ये देखो आगे, स्कोप ऑफ ऑडिट एंड एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड।
स्कोप मीन्स कवरेज, ठीक है। स्कोप का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या क्या कवर करते हैं, मतलब जब आप ऑडिट कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आप कवर करोगे, कौन से एरियाज़ कवर करोगे और किस एक्सटेंट तक चेक करोगे। सो दैट इज एरियाज एंड एक्सटेंट टू बी कवर्ड बाय एन ऑडिटर वाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हो तो आप कौन कौन से स्कोप्स को कवर करोगे। तो स्कोप ऑफ ऑडिट इज गवर्न्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर। देखो स्कोप का मतलब क्या है कि जब आप ऑडिट कर रहे हो ना तो क्या क्या चीज़ें आपको उसमें कवर करनी है, ठीक है। तो एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, यानी वो ऑडिट को लेकर अगर लॉज एंड रेगुलेशंस में कुछ भी लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, उसको कवर करना है, ठीक है। देन ICAI प्रोनाउंसमेंट्स, जो भी ICAI ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग्स में लिखा है, जो भी अपनी गाइडलाइंस के अंदर लिखा है, वो सभी अपने को क्या करना है, वो सभी कंसिडर करना है एज अ ऑडिटर। एंड द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी हमारे साथ में जो मैनेजमेंट के साथ में हमने जो एंगेजमेंट लेटर साइन किया था SC 210 के अकॉर्डिंग, उसके अंदर हमने जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है वो भी अपने को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ें जो है वो स्कोप के अंदर आती है। सो द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कैन नॉट, ये पॉइंट बहुत अच्छा एग्जाम के अंदर ज़रूर लिख के आना, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स लिखने से क्या होता है, आपका जो प्रोफेशनल लेवल का लैंग्वेज है ना वो क्वेश्चन वो एग्जामिनर को एग्जाम में दिखाई देता है। तो ये ध्यान से देखना, द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कैन नॉट हाउएवर रेस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ एन ऑडिट, यानी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती ऑडिट के स्कोप का। कौन से वाले स्कोप का, इन रिलेशन टू मैटर्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय लेजिस्लेशन और बाय द प्रोनाउंसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी जो इंस्टीट्यूट ने कह दिया और जो लॉज एंड रेगुलेशंस ने कह दिया, वो दो चीज़ें तो इनको क्या करना पड़ेगा, कवर करना ही पड़ेगा ऑडिटर को इन ऑडिट। और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में मैनेजमेंट या ऑडिटर ये नहीं कह सकते कि नहीं हम लोग इसको हमारे एंगेजमेंट के स्कोप से बाहर रख रहे हैं। नो, अगर लॉ में लिखा हुआ है, ICAI ने लिखा हुआ है, खत्म बात, आपको उसको कवर करने का है तो करने का है, ठीक है। द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑडिट, जो भी ऑडिटर के स्कोप के बाहर है, जो भी ऑडिटर को करने का जरूरत नहीं है, जिसको ऑडिट के स्कोप में नहीं लिया जाता है, वो ऑडिटर को नहीं करने का है। द प्रिंसिपल एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन ऑडिट कंसर्निंग फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आर फॉलोइंग। कौन कौन सी एस्पेक्ट्स हैं जो कवर करनी है इस क्वेश्चन में, अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है स्कोप ऑफ ऑडिट और क्या एस्पेक्ट्स कवर होती है ऑडिट में, वो दोनों, ठीक है। सॉरी गाइस। तो कौन सी प्रिंसिपल एस्पेक्ट से जो कवर की जाएगी, एन एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। एग्जामिनेशन किस चीज़ का, अकाउंटिंग सिस्टम का और इंटरनल कंट्रोल का, किस लिए, वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द बिजनेस एंड हेल्प्स इन प्रॉपरली रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन। तो कंपनी का या जो भी जिसका भी ऑडिट किया जा रहा है उसका जो अकाउंटिंग सिस्टम है और उस कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो इतना प्रॉपर होना चाहिए कि सारे ट्रांजैक्शंस को क्या किया गया हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिया गया और वो सारे ट्रांजैक्शंस को क्या लिया गया हो, फाइनल स्टेटमेंट्स के अंदर लिया गया हो। तो ये अपने को ध्यान देने की ज़रूरत है, ये अपने को क्या करना पड़ेगा, ये एस्पेक्ट ऑडिट में अपने को कवर करनी पड़ेगी, अपने को चेक करनी पड़ेगी। सेकेंड इज रिव्यूइंग द सिस्टम एंड प्रोसीजर टू फाइंड आउट वेदर दे आर एडिक्वेट। जो भी सिस्टम और प्रोसीजर है उस कंपनी का, उसको क्या करेंगे, हम रिव्यू करेंगे कि वो प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। देन चेकिंग ऑफ एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, क्या ऑडिटर क्या चेक करेगा, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बाय द वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग एंड बैलेंसेस। तो ऑडिटर क्या करेगा, जो अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं ना, जो अपनी जर्नल एंट्रीज है, जो प्रॉपर पोस्टिंग किया कि नहीं किया, लेजर पोस्टिंग हुआ कि नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस प्रॉपर्ली बना कि नहीं बना, तो वो सब चीज़ें क्या करेगा, ऑडिटर चेक करेगा। तो उनके अंदर कोई भी तरीके का एरिथमेटिकल एक्यूरेसी होना चाहिए, अगर कोई इनएक्यूरेसी है तो उसको ऑडिटर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। Then verification of authenticity and validity of transaction entered into by making an examination of entries in the books of accounts with relevant supporting document। ऊपर जो अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा था उसमें भी सेम ऐसा ही पॉइंट आया था और उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिखा हुआ है वो उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उसके सपोर्टिंग एविडेंस डॉक्यूमेंट्स हैं, उससे क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने को क्या करना है, ध्यान देना है। उसके बाद में कंपैरिजन ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट और अदर स्टेटमेंट विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड इन ऑर्डर टू सी दैट दे आर इन अकॉर्डेंस विद, यानी जो भी बैलेंस शीट P&L है उसको आप क्या करोगे, क्रॉस चेक करोगे विद द अंडरलाइंग, क्या लिखा होता है वर्ड, अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसके साथ में क्या करेंगे, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे और देखेंगे कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया गया है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिया गया है वो दोनों ही क्या हो, सेम हो। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, तो पूरा का पूरा ऑडिट क्या एक तरह से चेक हो जाएगा इस एस्पेक्ट में, ठीक है। देन अगला
वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स अपियरिंग इन द बैलेंस शीट। यानी जो भी बैलेंस शीट के अंदर, जैसे अपन ने एसर्शन वाला एक लेक्चर बनाया था, वो ज़रूर देखना, उसके अंदर बहुत अच्छे से मैंने बताया कि एसर्शंस क्या होते हैं। तो एसर्शंस के टाइम हम लोग क्या चेक करते हैं, तो जैसे मान लो अपन बैलेंस शीट में एसेट्स का अगर मान लो अपन चेक करते हैं फिक्स एसेट्स का एसर्शन, तो अपन वहाँ क्या देखते थे, वही अपन यहाँ पे भी देखेंगे कि जो टाइटल है एसेट्स का और उसकी एग्जिस्टेंस है। टाइटल है मतलब क्या, कि अगर मान लो कंपनी ने कोई मशीन खरीदी हुई है तो वो मशीन उसने अपनी फिक्स एसेट्स में दिखाई होगी, तो वो फिक्स एसेट्स जो हैं वो उसके ऊपर टाइटल यानी वो उसका ओनरशिप किसका होना चाहिए, वो होना चाहिए उस कंपनी के नाम पे। देन एग्जिस्टेंस, यानी अगर बुक्स में दिखाई है तो एक्चुअल में फिजिकली वेरिफिकेशन करके देखो कि वो एसेट्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। देन उसके बाद में उसकी वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो जो बुक्स के अंदर जो वैल्यू दिखाई गई है वो वैल्यू जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एकदम राइट वैल्यू जो है वही क्या किया जाना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई गई होनी चाहिए, यानी अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, राइट। देन नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ द लाइबिलिटी स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑडिट में ये एस्पेक्ट भी कवर करनी। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, हम देख रहे हैं कि जब ऑडिट कर रहे होंगे तो कौन कौन सी चीज़ों को कवर करेंगे। यानी ऊपर अपन ने देखा कि एसेट्स का वेरिफिकेशन करेंगे। अब यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, एसेट्स का वेरिफिकेशन देखा यहाँ पे। अब अपन क्या देख रहे हैं, लाइबिलिटी का वेरिफिकेशन देख रहे हैं। तो अपन चेक करेंगे कि अगर मान लो कोई बोरोविंग दिखाया हुआ है तो हम उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, किससे बोरोविंग किया है, उससे क्रॉस थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो वो सब अपन क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में चेकिंग द रिजल्ट शोन बाय द P&L, P&L में जो रिजल्ट दिखाया गया है वो चेक करेंगे और देखेंगे कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है या नहीं देता है। देन कंफर्मिंग दैट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हैव बीन कंप्लाइड विद, तो जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई किया है वो अपन चेकिंग करेंगे। ऊपर अपन ने क्या पढ़ा था, लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लाई करना है। तो वैसे ही क्या होगा, जब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे तो जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस में दिया गया है वो भी चेक करना होगा, ठीक है। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त जैसे सेक्शन 133 के अंदर दिया गया है कंपनीज एक्ट की कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना है, तो यहाँ पे अपन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया कि नहीं, मतलब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया कि नहीं, राइट। तो वो अपन यहाँ पे कंफर्म करेंगे एज एन ऑडिटर, ठीक है। तो वो अपने को ध्यान देना है। देन रिपोर्टिंग टू द अप्रोप्रिएट पर्सन बॉडी वेदर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एग्जामिन डू रिवील अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड ऑफ द P&L। यानी लास्ट में क्या बोल रहा है कि जो भी अप्रोप्रिएट पर्सन है, यानी कि फॉर एग्जांपल कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स को क्या किया जाएगा, ऑडिटर बताएगा कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देते हैं, तो ये उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा टू द अप्रोप्रिएट पर्सन, ठीक है। इसी के साथ में अपन ने 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए। पहला हो गया डिफाइन एंड एक्सप्लेन, दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव और तीसरा हो गया जो भी एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड, ठीक है। और तीसरे के अंदर अपन ने स्कोप भी देख लिए साथ में। अभी उसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और जो अपने को पता होती है लेकिन एग्जाम के अंदर स्ट्रक्चर्ड वे में उसका आंसर लिख के आना ये बहुत मुश्किल होता है। तो अभी ध्यान से अपन देखते हैं, एक्सप्लेन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। क्या देखने वाले अपन, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होता है एक ऑडिट का। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरे ध्यान से देखना, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से सुनना, और कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजना, और अगर लगे आपको कि कोई कमी रह गई इसको समझाने में तो भी मेरे को ज़रूर बोलना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। The process of auditing is such that it suffers from certain limitations, that is the limitation which auditor cannot overcome irrespective of the nature and extent of audit procedure, ठीक है। कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती है जो ऑडिटर को फेस करनी ही पड़ती है इन ऑडिट। कौन सा है, सबसे पहले नेचर ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग। अब देखो इस पॉइंट को पहले अपन एक्सप्लेन करते हैं, अपन समझते हैं, ठीक है। देखो जब फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना तो उसके अंदर अपन, तुमको पता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल, तो अपन क्या देख रहे थे, अपन नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का पॉइंट वापस पढ़ते हैं, बीच में वीडियो अटक गया था। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में क्या लिखा हुआ है वापस से देखो, इसमें ये बोल रहे हैं देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट मैनेजमेंट और अदर्स में नॉट प्रोवाइड, हो सकता है मैनेजमेंट और अदर लोग जो है वो प्रोवाइड ही ना करें इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे जो प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन और ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में यूज़ की गई है, ठीक है। फिनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त जो इन्फॉर्मेशन यूज़ किए हो सकता है उसको वो डिस्क्लोज ही ना करे, दैट इज़ रिलेवेंट और दैट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर, या ऑडिटर ने कुछ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर अगर रिक्वेस्ट किया है तो हो सकता है कि उसको वो इन्फॉर्मेशन दी ना जाए। सो ऑडिटर हैज़ लिमिटेड लीगल पावर
एंड हेंस इट इज़ पॉसिबल दैट ही मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट सर्टेन एरर्स। हो सकता है कुछ एरर ऑडिटर डिटेक्ट ही ना कर पाए क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट या अदर किसी से नहीं मिली, राइट। तो ये भी एक तरीके का उसके ऑडिट प्रोसीजर को लेकर क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। Then cost benefit analysis. There is a balance sheet to be struck between the reliability of information and its cost. Auditor needs to evaluate the cost to be incurred and the value of information obtained. That is, whether it is worth to incur the cost or not. Due to the cost constraint, he may be unable to perform in-depth examination. इतना सारा घुमाने के बाद भी एक सिंपल सी लाइन में बोलूँ, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कंपनी का 1 करोड़ रुपीज़ का स्टॉक जो है वो मान लो इस वक्त पड़ा है इजराइल के अंदर, ठीक है। कंपनी के बहुत जगहों पे अलग अलग जगह वेयर हाउसेज है, पूरे वर्ल्ड में सप्लाईज होती है, ठीक है। और ऑडिटर जो है वो एक एक वेयर हाउस का वेरिफिकेशन करना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्टॉक है उसको देखते हुए और जो ऑडिट का क्राइटेरिया है उसको देखते हुए एक एक वेयर हाउस का जाके ऑडिट करना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। और इतना दूर जाने का जो कॉस्ट लगेगा वो अलग। तो हो सकता है कि वो इस चीज़ के अंदर क्या करे, उसको कॉस्ट लगाना वर्थ ना लगे। तो ऐसी ये एक लिमिटेशन है कि उस केस में वो एक एक जगह का वेयर हाउस का वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं जा सकता। ऐसे केस में ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता है मैनेजमेंट से कि जो भी मैनेजमेंट बोल रहा है वो एकदम सही है। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, ऑडिटर का एक लिमिटेशन हो गया कि वो वहाँ पे जाके चेक नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइमलाइंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देयर इज एन एक्सपेक्टेशन बाय द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट ऑडिटर विल फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं पूरे 1 साल के, उसको ऑडिट करने के लिए मिलता है 10 दिन 15 दिन। ऊपर से ऑडिटर के पास इतनी सारी ऑडिट्स होती है, उसके बाद उसका यूज़र जो होता है वो भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसको क्या मिल जाए, सारा ऑडिटर का ओपिनियन मिल जाए, सारा कंक्लूजन मिल जाए। तो ये एक लिमिटेशन होती है एंड इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल टू एड्रेस ऑल द इन्फॉर्मेशन। इसलिए ऑडिटर क्या करता है, सैम्पल बेसिस पे ऑडिट करता है, ना कि कंप्लीट ऑडिट करता है, क्योंकि उसके पास में ऑप्शन नहीं रह जाता है कि वो एक एक चीज़ का ध्यान से चेक करे। सो ऑडिटर परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ऑन सैम्पलिंग बेसिस to form and express an opinion, and it is possible that he may not be able to detect some of the material errors due to the sampling technique. Due to the above inherent limitation, the auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero. हमेशा audit risk जब हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी कवर नहीं होगा पूरा, लेकिन इतना सा बता देता हूँ कि audit risk होता क्या है कि ऑडिटर राइट ओपिनियन नहीं दे पाएगा, यही ऑडिटर का क्या है, रिस्क है, ठीक है। तो अपने को इसके अंदर क्या ध्यान देना है कि अगर ऑडिट रिस्क को क्या कर सकता है, ऑडिटर ज़ीरो नहीं कर सकता क्योंकि ऑडिटर उसको परफॉर्म करता है ऑन द सैम्पल बेसिस, राइट। तो देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो ओवरऑल यही लिखा हुआ है कि हो सकता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी तरह का मटेरियल एरर रह जाए क्योंकि ऑडिटर अपना जो ऑडिट करता है वो सैम्पल टेक्निक के बेसिस पे करता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है और ये पॉसिबल भी नहीं है कि वो एक एक चीज़ को चेक करे क्योंकि एक सर्टेन पीरियड में ऑडिट रिपोर्ट और उसका ओपिनियन देना ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ें अपन ने पढ़ ली कि फिनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से, ऑडिट प्रोसीजर को लेकर, कॉस्ट बेनिफिट की वजह से और टाइमलाइंस की वजह से ऑडिटर की क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस रह जाती हैं, ओके। उसके बाद में ये है एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिए गए और उनको उतना ही फास्ट लेंगे क्योंकि बिल्कुल इजी है और इजी टू अंडरस्टैंडेबल है। एक बार पढ़ लिया आपने, काम हो जाएगा। मैंने वैसे भी इस पूरे नोट्स के अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ना जो आपको एग्ज़ाम के अंदर लिख के आना ज़रूरी है, वो मैंने क्या किया है इसके अंदर पहले से दे दिया है, ठीक है। तो आप उसको क्या कर सकते हो, आराम से रीड करो और उसके बाद में आप उसको आगे स्टार्ट करो, ठीक है। और एक बाकी टाइम में जब आप उसका रिवीजन करोगे तो सिर्फ आप कीवर्ड्स को अच्छे से पढ़ो और आपको एग्ज़ाम में वो कीवर्ड्स लिख के आना है और ऑडिटर जो एग्ज़ामिनर होगा वो क्या करेगा, समझ जाएगा कि आपको ऑडिट के बारे में पूरा अच्छे से नॉलेज है, ठीक है। तो ये अपन जल्दी से देख लेते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स, the basic principle which govern the auditor's professional responsibility and which should be complied with wherever an audit is carried and described below। तो क्या क्या चीज़ें ऑडिट करते वक्त ध्यान रखनी ज़रूरी है। फर्स्ट, प्लानिंग। द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू इनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट। तो अगर एफिशिएंट और टाइमली मैनर के अंदर अगर ऑडिट खत्म करना है तो ऑडिटर को प्लानिंग करना पड़ेगा, ये ऑडिटर को ध्यान देना है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, तो ऑडिटर को हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखनी है, तब तक वो कोई भी एविडेंस शेयर नहीं करेगा जब तक या तो उसको क्लाइंट से उसने परमिशन ना ली हो या फिर उसकी लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी ना बनती हो,
ठीक है। देन वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, व्हेन द ऑडिटर डिलीगेट्स वर्क टू असिस्टेंट, जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको जब वर्क देगा तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली क्या करेगा, उसके ऊपर अपना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, एट द एंड उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना टू फॉर्म एन ओपिनियन, तो क्या करेगा, कंटिन्यूसली वो क्या करेगा, उसको चेक करेगा जो वर्क इन्होंने ऑडिटर ने क्या किया है, अपने असिस्टेंट्स को दिया है, ठीक है। तो एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। व्हेन द ऑडिटर डेलीगेट वर्क टू असिस्टेंट और यूजेस वर्क परफॉर्म बाय अदर ऑडिटर एंड एक्सपर्ट, ये भी हो सकता है कि अदर ऑडिटर, कब अदर ऑडिटर की बात कब आती है, जब फॉर एग्जांपल बैंक के केस में अलग अलग ब्रांचेज है, ठीक है, और एक हेड ऑफिस का ऑडिटर है, तो एट द एंड जब कंसोलिडेशन होगा सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, सारी ब्रांचेस का, तो वो एचओ क्या करेगा, एचओ का ऑडिटर जो होगा, यानी हेड ऑफिस का ऑडिटर जो होगा, वो ब्रांच के ऑडिटर का काम आंख बंद करके यूज़ कर सकता है, क्योंकि अदर पर्सन भी क्या है, ऑडिटर है। लेकिन वो क्या करेगा, हाउ ही विल बी एंटाइटल्ड टू रिलाई ऑन द वर्क परफॉर्म बाय अदर्स प्रोवाइडेड ही एक्सरसाइज एडिक्वेट स्किल केयर एंड इज नॉट अवेयर ऑफ एनी पर्सन टू बिलीव दैट ही शुड नॉट हैव सो रिलाइड, ठीक है। तो उसको ओवरऑल क्या करना है, उनके ऊपर उसको ध्यान रखना है जो भी वर्क अदर्स ने परफॉर्म किया है, ठीक है। देन फोर्थ आता है अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर शुड गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड कंट्रोल। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनल कंट्रोल लगा हुआ है, उसको लेकर ऑडिटर को क्या करना है, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है कि वो इंटरनल कंट्रोल जो है उस कंपनी में उतना स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। एंड इवेल्यूएट द ऑपरेशन ऑफ दोज इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल है, लगाए हुए हैं, वो भी सही है, लेकिन साथ साथ में ऑडिटर को क्या चेक करना है कि वो करंट में इफेक्टिव भी होने चाहिए और ऑपरेशन में होने चाहिए, मतलब वो इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, ठीक है। एंड देन विच ही विशेज टू रिलाई ऑन, तो जो भी वो रिलाई करना चाहता है वो इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिलाई कर सकता है, अगर वो इंटरनल कंट्रोल बिल्ड किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है और ऑपरेशन में है, ठीक है। देन ऑडिट एविडेंस, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया, सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, किस लिए, टू इनेबल हिम टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन, ठीक है। अपनी उसके कंक्लूजन को, उसकी ओपिनियन को, वो रीजनेबली करेक्ट है कि नहीं है, वो कब पता चलेगा, जब ऑडिटर उस ओपिनियन के पीछे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करेगा, राइट। देन उसके बाद ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, द ऑडिटर शुड रिव्यू एंड असेस द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है। जो भी ऑडिटर क्या करेगा, जो भी ऑडिट एविडेंस उसने गैदर किए हैं उसको रिव्यू करके, एसेस करके क्या करेगा, एक कंक्लूजन पाएगा, और उसके बाद में क्या करेगा, अपने नॉलेज के बेसिस पे वो क्या करेगा, एक ओपिनियन देगा फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो उसका ऑब्जेक्टिव है। देन डॉक्यूमेंटेशन, जो भी ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, जो भी चीज़ें चेक करेगा, उसको क्या करेगा, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करेगा, ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। देन इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, ये आप खुद पढ़ लेना, इसके अंदर क्या दिया गया है कि ऑडिटर को क्या करना है, इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, इंडिपेंडेंट रहना है, जब वो ऑडिट कर रहा है उसको सिर्फ इंडिपेंडेंसी रखनी नहीं है, बल्कि उसको शो भी करना है दैट ही इज़ रियली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो उसके अपीयरेंस के अंदर भी ये होना चाहिए कि ही इज़ अ independent person. And then skill and competence, the audit should be performed and the report prepared with due professional care, यानी प्रॉपर प्रोफेशनल केयर रखते हुए ही ऑडिट किया जाना चाहिए, ठीक है। who have adequate training, experience and कंपिटेंस इन ऑडिटिंग, तो जिस पर्सन के पास में क्या ऑडिट उसी को करना चाहिए, और वो जो ऑडिटर बनने लायक हो तो उसके अंदर उस कुछ बेसिक स्किल्स दिए, जैसे कि उसका एडिक्वेट ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑडिट करने का कंपिटेंस होना चाहिए। एंड द ऑडिटर रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड कंपिटेंस अलॉन्ग विद कंटिन्यूइंग अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मैटर्स, यानी ओवर द पीरियड अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में जो भी अमेंडमेंट्स आती हैं, जो भी चेंजेस है, जो नए एसेज आए हैं, यानी जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग या कोई भी तरह की गाइडलाइंस आई है, तो वो चीज़ों का भी क्या करना चाहिए, उसको टाइम टू टाइम ध्यान रखना चाहिए, ताकि जब वो ऑडिट करें, लॉ में कोई तरह का अमेंडमेंट आया तो उसके बारे में ऑडिटर अवेयर होना चाहिए ऑडिट करते वक्त, ठीक है। तो ये 9 पॉइंट्स आपको किसके अंदर लिख के आने, ये लिख के आने जो बेसिक प्रिंसिपल्स है जो ऑडिट को गवर्न करते हैं। ओके गाइस, तो इसी के साथ में ना अपन ने 40% टॉपिक जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। और अभी बाकी का अपना जो टॉपिक है वो भी अपन अगले लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। गाइस, ये नोट्स जो है इसके अंदर मैंने पूरा ध्यान रखा है कि एक एक चीज़ को हमने प्रॉपरली ये दिया है, ग्रीन कलर में हमने वो हाईलाइट करके दिया है, सब कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में दिया है, आप इनको डायरेक्टली पढ़ना। और ये नोट्स आपको चाहिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर के ऊपर। माय नंबर इज़ 9530176657, ठीक है। आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ और आपको जो भी अपडेट्स होगी वो भी मिलती रहेगी। आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये नोट्स भी आप मुझसे PDF फॉर्मेट में वही ले लेना, ठीक है।
ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच, और मेरे को लगता है आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा, और बस आप इसको पढ़ो, ये क्वेश्चंस कर लो और एग्ज़ाम से पहले। और ये कोई समरी नहीं है, ये डिटेल्ड में है, एक एक पॉइंट इसके अंदर कवर किया है, बस हम थोड़ा सा फास्ट गए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके गाइस, सो ओके देन थैंक यू सो मच एवरीवन एंड